हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसमें पढ़ना है पोषण के बारे में। आज उसमें जो टॉपिक हम करने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा अभिक्रिया होता है, हील्ड रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, पूरा एकदम कंप्लीट प्रकाश संश्लेषण को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चाहे कंपटीशन एग्जाम का भी कोई स्टूडेंट देख रहा होगा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आज हम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में बताएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, या तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें, प्रकाश के मतलब तो होता है लाइट, सब जानते हैं, और संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज का क्या बनना, क्या बनना। बायोलॉजी में कुछ कुछ टर्म होता है, उसका मतलब आप लोग समझिए। सबसे पहले होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है बायोलॉजी में किसी हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलना, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। एक होता है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है किसी चीज का टूटना बायोलॉजी के अंदर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बायोलॉजी में संश्लेषण का मतलब है किसी चीज का बनना। तो प्रकाश संश्लेषण में कोई चीज जरूर बनेगा। प्रकाश संश्लेषण तो बनने का काम करेगा, वो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी इससे क्या मिलेगा, पेड़ पौधों की ऊर्जा मिलेगा। इसका परिभाषा ध्यान से सुनिए कि हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण अवशोषण कर अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या करता है, सूर्य का जो प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश एक ठो धूप होता है, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। धूप और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में थोड़ा सा अंतर होता है, पहले समझ लीजिए। जो धूप होता है, अब डायरेक्टली आप बाहर निकल गए घर से तो वो धूप, जो धूप में चले गए उसको धूप बोलेंगे। और प्रकाश का जो लाइट होता है ना, अगर मान लीजिए आप किसी रूम में हैं तो वहां पे भी आप लोगों को लाइट आ रहा है, तो वो होता है प्रकाश का, क्या होता है, प्रकाश का लाइट। अगर मान लीजिए कोई पेड़ पौधा छांव में है, छांव में है तो रूम के अंदर भी है, तो भी देखिएगा वो क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, अर्थात उसको भोजन मिल रहा होगा, अर्थात वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रही होगी, क्योंकि वहां पे लाइट आता है। ओनली प्रकाश का लाइट से ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है, और लाइट भी ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, आगे बताएंगे, ठीक ना। तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करता है, बनाता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु लेता है और जल का 6 अणु लेता है, और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। और जो पेड़ पौधा का पत्ती होगा उसमें क्लोरोफिल होना क्या है, बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल युक्त पत्ती होना बहुत जरूरी है, तो ही क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो एग्जाम में ये पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है, या तो किस चीज का बनता है, कौन चीज बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं एक तरह की ऊर्जा। ये कार्बोहाइड्रेट से अब कार्बोहाइड्रेट बनता है, और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन रहता है, जिसके कारण वो होता है क्या, कार्बनिक। क्या होता है, कार्बनिक। देखिए इसका एक शॉर्ट परिभाषा भी आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं नोट में। हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो कि कार्बनिक होता है। क्यों कार्बनिक होता है, यहाँ पे देखिए कार्बन कितना दिख रहा है, 6 गो कार्बन दिख रहा है, जिसके कारण ये होता है कार्बनिक। अब आगे देखिए, जो सुपर नोट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देखिए। सुपर नोट में बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है। अगर कोई पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करना चाहती है तो उसके पास सबसे पहले होना चाहिए क्लोरोफिल। पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरा रंग का होता है, ठीक ना। और का प्रकाश होना जरूरी है, और CO2 और जल की आवश्यकता होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश, नेचुरल लाइट। आप बोलिएगा सर हम टॉर्च बार के हम प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तो नहीं होगा। क्या होता है, टॉर्च बार के आप नहीं कर सकते हैं। जब भी कीजिएगा तो प्रकाश होना चाहिए सूर्य का, यानी प्रकाश होना चाहिए। अब देखिए आगे दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के अणु टूटने से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जो ये साइड आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जल, इसके जब ये अणु टूटता है हिल रिएक्शन होने के फलस्वरूप, तब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, निर्माण होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है किससे टूट के आता है, तो जल से टूट के आता है। जब आगे रिएक्शन पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। अब अगला देखिए, पॉइंट क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण। आप लोग को ये बता दें, सूर्य के प्रकाश में 7 लाइटें होती हैं, 7 रंग होते हैं, लाल होता है, नीला होता है, बैंगनी होता है, बहुत सारे रंग होते हैं। लेकिन और ये तीनों रंग के अलावा किसी रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। और सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल रंग में होता है, फिर नीला रंग में, और फिर बैंगनी रंग में होता है।
सबसे कम बैंगनी रंग में होता है और सबसे अधिक लाल रंग में होता है, और जो बचिया 4 रंग उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। देखिए शेष रंगों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, और आप बार बार बता रहे हैं कि आप बोलिएगा हम टॉर्च बार के करेंगे सर तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, जब भी होगी तो नेचुरल लाइट में होगी। ठीक, अब आगे देखिए चौथा पॉइंट इसका, जितना भी ये पॉइंट लाए ना वो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, यहां से टारगेट करेगा क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है रात के समय तथा कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, बार बार बता रहे कृत्रिम प्रकाश मतलब टॉर्च स्विच बार के आप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% या 5 से 10% प्रकाश की आवश्यकता होती है। बोलिएगा सर बहुत ज्यादा प्रकाश होगा तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, नहीं बाबू। ये देखिए 2 ऑप्शन क्यों दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम में देखिएगा ना, कंपटीशन एग्जाम में अगर बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम में देखिएगा तो क्या होगा, एक ऑप्शन आता है, एक आएगा ऑप्शन 1 से 2%, 2 से 4%, 2 से 4% और 3 से 5%, एक रहेगा नन ऑफ दीज। तो इसमें पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की कितना परसेंट की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर मारिएगा ए, ठीक ना। लेकिन कुछ एग्जाम में क्या हुआ ये भी देखा गया है 5 से 10% का आता है, 10 से 20%, 20 से 30%, तो उस स्थिति में आप लोगों को ये परसेंट लगाना है, क्योंकि दोनों में 2 आंसर सही मिला था कंपटीशन एग्जाम में, तो आप लोग इसीलिए हम दोनों लिख के दे दिए, जो ऑप्शन में मिले आप लोग मार लीजिएगा। यदि 1 से 2% मिले तो ये मार लीजिएगा, अगर 5 से 10% मिले तो 5 से 10% मार लीजिएगा। कोई भी ऑप्शन में एक ही रहेगा, दोनों ऑप्शन में आप लोगों को नहीं मिलेगा, हराने के बाद नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2 या तो 5 से 10% प्रकाश की आवश्यकता होती है, समझ गए। अब देखिए छठा पॉइंट क्या बोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का विनिमय एस्टोमोटा के द्वारा होता है। एस्टोमोटा के द्वारा होता है प्रकाश, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने के फलस्वरूप जो CO2 होगा ना और O2 यानी ऑक्सीजन, एस्टोमोटा यानी पत्ती के छिद्र के द्वारा क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक ना। अब देखिए 7वां पॉइंट क्या बोलता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन, जबकि जल का क्या होता है, जल का होता है उपचयन। अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CO, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसका हो रहा है अवकरण, इसका क्या हो रहा है, अवकरण, और जल का क्या हो रहा है, उपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है, ऑक्सीकरण। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीडेशन यानी अपचयन तथा रिडक्शन अर्थात उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों प्रकार की अभिक्रिया। अब 8वां पॉइंट ध्यान से देखिए, प्रकाश संश्लेषण शोषण से 7 गुना तेज होता है। सोचिए आप लोग जो सांस लेते हैं ना उससे 7 गुना तेज प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगर थोड़ा सा भी समय मिलेगा ना तो पेड़ पौधा अपना भोजन बना के क्या करेगा, रख लेगा और खाते रहेगा, समझ गए ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट 9वां पॉइंट देखिए, ध्यान से पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पे प्रकाश संश्लेषण अर्थात जो शुरुआती दौर रहता है उस समय प्रकाश संश्लेषण तेज हो जाता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया रुक जाएगी, ठीक ना। शुरुआत में बढ़ेगा, बाद में फिर क्या होगा, रुक जाएगा। यही पॉइंट इसमें बोल रहा है। अब 10वां पॉइंट देखिए, 10वां पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होता है। क्लोरोफिल कोशिकाओं में होता है, मतलब पेड़ पौधा के जो पत्ती होता है उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए। और आप लोगों को बताएंगे क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में क्या अंतर है, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट क्या अंतर है। ये जो क्लोरोफिल है ना एकदम छोटू सा है, एकदम छोटू सा, एकदम इतनू सा है, और क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट बहुत बड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। आगे आप लोगों को देखिए समझ में आएगा। अब देखिए आप लोगों को रिएक्शन का थोड़ा बहुत स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिएक्शन आगे आएगा, लेकिन सबसे पहले ये समझिए, ये पेड़ पौधा का कोई पत्ती है, ये पेड़ पौधा का मान लीजिए कोई क्या है, पत्ती है। अब यहीं से आप लोग अगर समझ में आता है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो होता है इसमें थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगा आप लोगों को, बिंदु मिलेगा, थोड़ा थोड़ा बिंदु टाइप का मिलेगा ना, तो बिंदु टाइप का मिलेगा। ये जो बिंदु टाइप का होता है ना हरा रंग का, उसी को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट भाग में होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना वो पत्ती पे देखिएगा थोड़ा थोड़ा बूंदा बूंदा टाइप का निकलेगा, उसी को बोला जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट को देखिए हम जूम करके लाए, ये है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। वो दिक्कत, ये जो पूरा एगो बिंदुआ ला, एगो यहाँ पे जो बिंदुआ निकल रहा है उस बिंदुआ को हम इतना बड़ा किए हैं
या सूक्ष्मदर्शी से इसको इतना बड़ा किया गया, जूम किया गया है। ये छोटकू सा क्लोरोप्लास्ट था, उसको इतना बड़ा किया गया। और ये क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारा चीज रहता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है, बहुत सारा चीज रहता है। इस क्लोरोप्लास्ट में देखिए, ये तो झिल्ली के अंदर आता है। क्लोरोप्लास्ट में दो गो झिल्ली होता है, दो गो झिल्ली होता है, एक बाहरी एक आंतरिक। तो झिल्ली के अंदर देखा गया कि इस तरह का कुछ संरचना होता है, इस तरह गोल टाइप का कुछ क्या होता है, संरचना। इस गोल टाइप की जो संरचना होता है उसको हम बोलते हैं ग्राना। क्या बोलते हैं, ग्राना। ये संरचना की पत्ती के डिपेंड करता है, कुछ पत्ती में 5 भी होता है, कुछ में 3 2 भी होता है। तो इसमें कुछ लंबी टाइप का जो ये गोल गोल टाइप का जो यहाँ पे संरचना दिख रहा है, इसको बोला जाता है ग्राना। ये पूरा लमका को बोला जाता है ग्राना। देखिए 1 ग्राना, 2 ग्राना, 3 ग्राना, यहाँ पे 4 ग्राना है, ठीक ना। और इस ग्राना में जो आप लोगों को प्लेट दिख रहा है ना, प्लेट पूरी टाइप का प्लेट दिख रहा है ना, इस तरह के प्लेट, ये प्लेटों को, इस प्लेटों को बोला जाता है थैलोफाइटा। क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा, थाइलोफाइटा। ये जो प्लेट है ना, इसको बोला जाता है थैलोफाइटा। और इस थैलोफाइटा में अब इस देखिए, मान लीजिए हम एक थैलोफाइटा को, इस थैलोफाइटा को यहाँ पे ले लाएं, एक हम पूरी को यहाँ पे ले लाएं। अब इस थैलोफाइटा में यहाँ पे पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। यहाँ पे पाया जाता है ये जो बिंदु बिंदु टाइप है ना, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और इस जो क्लोरोफिल है ना, इस क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। इस क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम में होता है 12 इलेक्ट्रॉन। और 12 इलेक्ट्रॉन पर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो रासायनिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर से एक बार देखिए, हम आप लोगों को अलग फिगर लेकर आए। इस फिगर में समझिएगा, ये जो यहाँ पत्ती था ना, ये पत्ती पे जो छोटा छोटा बिंदु पाया जाता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते थे, क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। ये एक बिंदु जो था ना, एक बिंदु, इस बिंदु को हम क्या किए, जूम किए तो कुछ इतना बड़ा दिखा। और इस बिंदु को जब जूम किए तो 2 झिल्ली होता है, और झिल्ली के अंदर पाया गया लंबा लंबा संरचना, गोल गोल टाइप का जो संरचना दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ग्राना। इसको बोलते हैं ग्राना। तो क्या बोलते हैं, ग्राना। ध्यान से देखते जाइएगा, इसको बोलते हैं ग्राना। और देखिए इसमें जो एक प्लेट है ना, एक प्लेट यदि निकालिएगा तो एक प्लेट को बोला जाता है थैलोफाइटा। क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा। तो एक प्लेट को देखिए यहाँ पे हम लाके रखे हैं, तो बोला जाता है थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में जो बूंदा बूंदा टाइप रहता है ना, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो बताइए, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट में अंतर आया ना। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पेड़ पौधा के बूंदा, जो बूंदा बूंदा दिखता है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोफिल क्या होता है, इसमें जो गोलका पाया जाता है, इसमें जो बूंदा बूंदा टाइप रहता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम में रहता है 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन पर जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो उत्तेजित हो जाता है और हील रिएक्शन प्रारंभ हो जाता है। तो क्या होता है, हील रिएक्शन प्रारंभ हो जाता है और फिर डार्क रिएक्शन होता है। इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। अब आप लोगों को समझाएंगे हीट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है। आप लोगों को सारा पार्ट तो समझ में आया कि नहीं, बताइए। ये पूरा लमका को बोलेंगे ग्राना, ऐसे को पलटवा को बोलेंगे थैलोफाइटा। और इसमें एक द्रव भरा रहता है, इसमें क्या रहता है, एक द्रव भरा रहता है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोमा। एक होता है एस्टोमोटा, एक होता है एस्टोमोटा, जो पत्ती में छिद्र पाया जाता है, पत्ती में छिद्र पाया जाता है, उसी छिद्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक ना। तो ये जो एस्टोमोटा है ना, इसमें एक द्रव पाया जाता है, गाढ़ा रंग का द्रव पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में एक द्रव पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोमोटा। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमोटा बोलते हैं, ठीक ना। अब इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को हील रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बताते हैं। यहाँ पे इस फिगर को आप लोगों को समझा दिए हैं, अब ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा देखिए, क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी नामक क्या होती है संरचना, उसमें बताए थे, 2 क्या होता है, झिल्ली होता है, जिसके अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा रहता है, जिसे हम एस्ट्रोमोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमा कहते हैं। और इसके अंदर स्तंभ की आकृति होती है, जिसे ग्राना बोलते हैं। क्या बोलते थे, ग्राना। और ग्राना में छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बने होते हैं, तो बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। जो गोलका गोलका था ना, ये गोलका गुलका, इसको पूला को लमका को बोलते थे ग्राना, और एगो पलटवा को बोलते थे थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और थैलोफाइटा के अंदर क्या पाया जाता था, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, और मैग्नीशियम में होता है 12 इलेक्ट्रॉन। जैसे उस पे सूर्य का प्रकाश जाता है तो उत्तेजित हो जाता है और हील रिएक्शन प्रारंभ हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों को रिएक्शन। तो देखिए, एग्जाम में 10th वाला स्टूडेंट को बता दें, एग्जाम में अगर प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप लोग पहले जो बताए थे ना प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा, उतना लिखिएगा। लेकिन 5 नंबर पूछेगा तो उसके बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण में 2 तरह की अभिक्रिया होती है। 2 तरह की अभिक्रिया होती है। पहला अभिक्रिया को बोला जाता है हील रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। हील रिएक्शन यानी लाइट रिएक्शन। सिर्फ देखिए, हील नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसके कारण इसमें हील रिएक्शन इसको कहा जाता है, ठीक ना। क्योंकि ये लाइट रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और दूसरा जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन या तो ब्लैक रिएक्शन।
क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होती है, बिना प्रकाश की उपस्थिति में ही हो जाता है, जिसके कारण इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। तो ये दो तरह का विक्रिया होता है। तो सबसे पहला विक्रिया हम सीखते हैं लाइट रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन होता कैसे है, ध्यान से देखिएगा। तो इसे वैज्ञानिक हील ने खोजा था, जिसके कारण इसे हील रिएक्शन भी कहा जाता है। और यह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जब सूर्य का प्रकाश ग्राना पे पड़ता है, ध्यान से देखिए, जब सूर्य का प्रकाश ग्राना पे पड़ता है तो ग्राना पे पड़ते उस पे थैलोफाइटा पे जाता है, और थैलोफाइटा के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पे पड़ता है, और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम के पाया जाता है बाला इलेक्ट्रॉन। जब उस पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, एक बार फिगर में दिखा देते हैं, ध्यान से देखिए। जब सूर्य का प्रकाश, हील रिएक्शन बता रहे हैं, ये जो हील रिएक्शन है उसको देखिए बता रहे हैं, हील रिएक्शन को ध्यान से समझिए। अब हील रिएक्शन तब देखिए जब सूर्य का प्रकाश ग्राना पे पड़ता है, ये पूरे पर पड़ता है, जब ये ग्राना पे पड़ता है, अगर देखिए कोई स्टूडेंट होगा सर हमको शुरुआत बताइए, तो देखिए शुरुआत बताते हैं। ये देखिए जब कोई सूर्य का प्रकाश क्या होता है, पत्ती पे पड़ता है, तो पत्ती में रहता है क्लोरोप्लास्ट, एक दुबा मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट पे पड़ेगा। तो क्लोरोप्लास्ट को जब इतना बड़ा जूम किया तो क्लोरोप्लास्ट पे पड़ा, तो क्लोरोप्लास्ट के पड़ने के बाद ग्राना पे पड़ेगा, इतना पूरा लमका पे पड़ेगा, और ग्राना पे पड़ने के बाद फिर जाएगा क्या, थैलोफाइटा पे, ये थैलोफाइटा पे पड़ेगा, और थैलोफाइटा पे पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा क्या, इसमें बिंदु छोटा बिंदुआ पे क्या पड़ेगा, क्लोरोफिल पे, और क्लोरोफिल पड़ने के बाद उस पे क्या पड़ेगा, मैग्नीशियम पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, और मैग्नीशियम में रहेगा बाला इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण वो उत्सर्जित हो जाएगा। और जैसे उत्सर्जित होगा तो हो जाएगा जल का अपघटन। क्या हो जाएगा, जल का अपघटन। हील रिएक्शन में हो जाएगा जल का अपघटन, और जल का अपघटन होगा और NADP का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, हील रिएक्शन में NADP का निर्माण होगा। और ये जो NADP होगा ना, वो हाइड्रोजन से कर लेगा दोस्ती, इसी अभिक्रिया में जल का अपघटन हुआ था, जल का क्या हुआ, अपघटन, और NADP का निर्माण हुआ। सर NADP क्या है, बाद में बताएंगे, अभी समझिए, सिर्फ चुपचाप इसमें अंत बता देंगे कि NADP क्या होता है और RUDP क्या होता है। तो ये जो NADP है ना, वो हाइड्रोजन से कर लेता है दोस्ती, और ऑक्सीजन बचा जाता है, क्या, ऑक्सीजन जाता है बाहर निकल, इसका कोई दोस्त नहीं मिलता है, जिसके कारण ऑक्सीजन जाता है बाहर निकल, उसी को हम लोग सांस लेते हैं, ठीक ना। तो हील रिएक्शन में क्या होता है, जल का अपघटन होता है, और हाइड्रोजन का दोस्ती हो जाता है NADP के साथ, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और इसी तरह से ये जो हील रिएक्शन है वो समाप्त हो जाता है, ठीक ना। अब स्टार्ट होता है डार्क रिएक्शन। ये जो डार्क रिएक्शन होता है ये इसमें होता है, इसमें जो स्ट्रोमेटा है ना, इसमें ये जो गाढ़ा द्रव है ना, इसमें होता है, इसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती। जो स्ट्रोमोटा होता है ना, ये स्ट्रोमोटा, ये क्या करता है, ये स्ट्रोमोटा में पाया जाता है। जब जैसी डार्क रिएक्शन प्रारंभ होता है, डार्क रिएक्शन इसमें, तो हो जाता है RUDP का निर्माण। किसका निर्माण हो जाता है, RUDP का। जैसी प्रारंभ होता है, जैसी खत्म होता है हील रिएक्शन, प्रारंभ हो जाता है डार्क रिएक्शन प्रारंभ होता है स्ट्रोमा में, क्या होता है, इस स्ट्रोमा में। जैसी स्ट्रोमा में ये प्रारंभ होता है, बना लेता है RUDP, और RUDP का दोस्ती हो जाता है CO2 से। किससे, CO2 से। तो ये CO2 ले लेता है वातावरण से, क्या लेता है, वायुमंडल से लिया CO2। कौन ले लिया, RUDP, जो इसमें RUDP बना था उसको ले लिया, किसको, CO2 को। तो यहाँ पे आ गया इसमें CO2, इसमें आ गया था CO2, ये CO2 किसके साथ दोस्ती कर लिया, तो RUDP के साथ, RUDP दोस्ती कर लिया CO2 के साथ अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से, और NADP दोस्ती कर लिया हाइड्रोजन के साथ। तो बोलता है इसका ये संगतिया, और ऑक्सीजन बोलता है मेरा कोई संगतिया नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन क्या बोला, हाइड्रोजन का संगतिया NADP, और कार्बन डाइऑक्साइड का संगतिया RUDP, और ऑक्सीजन का कोई संगतिया नहीं। बोलता है हमको कोई नहीं पूछेगा, हम भागते हैं तो वो बाहर निकल जाता है, और वही हम लोग सांस लेते हैं। तो इस प्रकार हील रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है, खत्म होता है। एक बार आप लोगों को PPT में समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। लाइट रिएक्शन इसे हील नामक वैज्ञानिक दे दिया था, इसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। जब सूर्य का प्रकाश ग्राना पे पड़ता है तो थैलोफाइटा में होते हुए मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है, और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है, जिससे ATP का निर्माण होता है, अर्थात ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद जल का अपघटन होता है, जल का क्या होता है, अपघटन होता है, और हाइड्रोजन मुक्त होता है। जल अपघटन के बाद हाइड्रोजन मुक्त होगा, और हाइड्रोजन मुक्त होकर किसके साथ दोस्ती कर लेगा, NADP के साथ दोस्ती करेगा। अब देखिए यह NADP हाइड्रोजन का ग्राही होता है, अर्थात हाइड्रोजन का दोस्त होता है, और NADP हाइड्रोजन बना लेता है। इसके साथ दोस्ती करके NADP और हाइड्रोजन बना लेता है। इस प्रकार हील रिएक्शन पूरा हो जाता है।
अब स्टार्ट होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। और यह रिएक्शन हील्ड रिएक्शन होने के बाद होता है। यह स्ट्रोमोटा में, यह क्या होता है, स्ट्रोमोटा जो द्रव था ना, गाढ़ा द्रव, उसमें संपन्न होता है, उसमें ये संपन्न होता है। और हील्ड रिएक्शन के फलस्वरूप बना एटीपी तथा एनएडीपी हाइड्रोजन के स्ट्रोमोटा में आ जाता है। ये जो हील्ड रिएक्शन के फलस्वरूप जो बना था ना एटीपी तथा एनएडीपी, वो किस में चला जाता है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर चला जाता है, स्ट्रोमोटा में। स्ट्रोमोटा जो गाढ़ा द्रव था उसमें चला जाता है, ठीक ना, वो उसमें चला गया, वो भी उसमें चला गया। देखिए इसमें चला गया, स्ट्रोमोटा में था, क्या क्या चला गया बताइए तो फटाफट से। यहाँ पे जो चला गया एनएडीपी चला गया, एनएडीपी और क्या चला गया, हाइड्रोजन। एनएडीपी और हाइड्रोजन दोनों चला गया। और इसी में था, इसी में क्या था, CO2 किसके साथ था, CO2 तो RUDP के साथ, RUDP के साथ। तो इसका संगतिया ये और इसका संगतिया ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे बच जाता है बेचारा ऑक्सीजन, इसी में रहता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कोई संगतिया नहीं, तो ऑक्सीजन चुपचाप बाहर निकल जाता है वायुमंडल, समझे। अब देखिए स्ट्रोमोटा में RUDP का निर्माण होता है, RUDP का निर्माण होता है। यह RUDP वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर लेता है और के बाद ऑक्सीजन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि RUDP के साथ दोस्ती करता है, जिसके कारण इसका कोई दोस्त नहीं बचता है, जिसके कारण ये बाहर निकल जाता है। अंदर जो गया था ना CO2, और इधर से जो गया था हाइड्रोजन, मिलके कार्बन क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करता है, कर लेता है और अभिक्रिया पूरा हो जाता है। अब देखिए नोट पॉइंट क्या बोलता है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या बना था, कार्बोहाइड्रेट। तो मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है अर्थात ग्लूकोज होता है, C6H12O6 होता है, समझे ना। और जबकि गौड़ उत्पाद, गौड़ मतलब सेकेंडरी, मतलब बेकार मतलब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो एग्जाम में कोई पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या का निर्माण होता है, तो क्या किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और सेकेंडरी उत्पाद अर्थात उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या आता है, तो ऑक्सीजन, जो कि हम सांस लेते हैं। लेकिन कोई भी पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाता है। तो सूर्य का प्रकाश तो दिन में ही रहता है, रात में नहीं रहता है, कारण वो रात में भोजन नहीं बनाता है। बोलिएगा सर वो रात में कैसे काम चलाता है, तो दिन में है ना, दिन में वो थोड़ा बहुत भोजन जो बना के रखता है ना, वही धीरे थोड़ा बहुत क्या करता है, काम चलाता है, समझे। और रात में जो होता है, और पेड़ पौधा हमेशा सांस के रूप में ऑक्सीजन ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है। तो रात में पेड़ पौधा क्या होता है, वहां पे रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, तो वहां पे वो पेड़ पौधा ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है। और तो और पेड़ पौधा सांस के रूप में ऑक्सीजन ले रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा था, और वो बेचारा सांस लेता है रात में, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाता है। इसी कारण से अगर कोई व्यक्ति रात में पेड़ पौधा के पास सोता है, किसी बड़े वृक्ष के साथ, अगर बड़े वृक्ष के पास सोएगा तो उसको डर लगेगा, बोलेगा यहाँ पे भूत है, भूत नहीं रहता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण आप लोगों को अकबकी टाइप का लगता है, इसीलिए आप लोग बोल देते हैं उस पेड़ के पास भूत है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। तो आप लोगों को बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा डिटेल से पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।